हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी 11th विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ यूनिट। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल एग्ज़ाम या आईआईटी या मेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट इसमें कुछ बेसिक्स जो है, जो कन्वर्जन्स है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स जो आप यूज़ करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो कन्वर्जन है ये पूरे 11th-12th में यूज़ होता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे इस लेक्चर को। पहला पॉइंट इसमें जो है दैट इज व्हाई मेजरमेंट इज डन। व्हाई इज मेजरमेंट डन और व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। तो आप थोड़ा समझना कि ये जो मेजरमेंट है इसका डेवलपमेंट वैसे ही हुआ जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होती गई। तो मेजरमेंट हम लोग करते क्यों हैं या इसकी नीड क्यों पड़ी होगी, तो आप अगर सोचोगे तो पहले जो लोग होते थे वो नोमैड पीपल होते थे और वो मेजरमेंट नहीं करते थे, रादर उनका एक बार्टर सिस्टम चलता था जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम, सपोज करो इस पर्सन को कभी ग्रेन्स की जरूरत पड़ी, राइस की जरूरत पड़ी, इस बी को, उसने ए से इतना सारा राइस ले लिया, इतना सारा राइस लिया। अब जब इसको वापस करना था बी ने इस बोल से वापस कर दिया, इस बोल से वापस कर दिया। तो लेते समय इस बोल से लिया इसने और देते समय इससे लिया, है ना, इतने छोटे बर्तन से इसको वापस कर दिया। तो क्या ये फेथफुल एक्सचेंज हुआ? क्या इनके बीच में फेथफुल एक्सचेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सो डेफिनेटली इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सही मेजरमेंट की ज़रूरत थी। तो आप ऐसा तो लिख नहीं पाओगे, अगर आपसे स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? सो मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। आगे और भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आगे हम लोग और पढ़ेंगे, यूनिट्स के बाद सिस्टम आएगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो यूनिट्स बनाई गई क्यों या मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो आप लिख सकते हो वहां पे दैट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी। नाउ मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर आप लिखते हो 5 मीटर आई कैप इज डिस्प्लेसमेंट, ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होती है डायरेक्शन। सो आप बोल सकते हो किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू है दैट इज मैग्नीट्यूड। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों फाइंड आउट करेंगे इसको, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? तो थोड़ा आप समझना, इसकी जरूरत पड़ सकती है मैग्नीट्यूड की टू कैलकुलेट अदर क्वांटिटीज और टू कंपेयर द क्वांटिटीज और टू एस्टिमेट द क्वांटिटीज। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। सो कंप्लीट इसका आंसर क्या हुआ? मेजरमेंट इज डन टू गेट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी सो दैट वी कैन कैलकुलेट, कंपेयर एंड एस्टिमेट। ठीक है, कैलकुलेट क्या करेंगे? सपोज करो आपने लेंथ और ब्रेड्थ निकाला, उससे आपको एरिया निकालना था। सो एरिया के कैलकुलेशन में लेंथ और ब्रेड्थ के मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या करेंगे एरिया निकाल के? ठीक है, सपोज करो आपको किसी भी हॉल में मैट्स लगाने, मैट बिछानी है। ठीक है, मैट का साइज आपको पता है, हॉल की लेंथ ब्रेड्थ आपके सामने है, कितने मैट्स लगेंगे ये कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ मैट। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इससे कैलकुलेशन आ सकता है इसका। ठीक है, नाउ अगर ये हो गया, इसके लिए आप एस्टिमेट कर रहे हो कितनी मैट्स लगानी है आपको। नेक्स्ट, कंपेयर करने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आप देखोगे इस चौक को, अगर आप अपने आईज के क्लोज ले जाओगे, जैसे मैं इस कैमरे के पास ले जाता हूं, तो क्या होगा? आपको इस चौक का साइज बड़ा दिखता जाएगा। तो आपको कभी भी कंपेयर करना है कि इस चौक से सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो कितने टाइम्स ज़्यादा लेंथ की है। ठीक है, या ऐसे ही कहीं पे भी लेंथ की रिक्वायरमेंट की आपको बतानी है कि इतनी दूर में कितनी लेंथ की ऑब्जेक्ट्स लगने वाली है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? पूरी टोटल लेंथ को इसकी लेंथ से डिवाइड करोगे। सो उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको? दोनों लेंथ्स पता होनी चाहिए। कंपेयर करने के लिए भी कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कितने टाइम्स बड़ी है, कितने टाइम्स छोटी है, उसके लिए भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। सो ये बहुत ही बेसिक सा है, व्हाई द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत पड़ी। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर हम लोग मेजर करेंगे तो यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा
कि बार्टर सिस्टम में सही फेथफुल मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, तो हमको यूनिट्स बनानी पड़ी। अब ये यूनिट्स क्या है? सो यूनिट्स जो है वो सर्टेन बेसिक्स हैं, चाहे तो आप लिख सकते हो व्हाट आर यूनिट्स, दीज आर सर्टेन बेसिक्स with which we compare to measure any quantity। ठीक है, इसका मतलब इस बेसिक से आप कंपेयर करते हो किसी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन भी इसकी मैं बता रहा हूं। अगर आप लिख रहे हो 5 मीटर, सो दिस इज 5 टाइम्स 1 मीटर, तो आपने जो बेसिक लिया है इसको मेजर करने के लिए, दैट इज 1 मीटर। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है दैट इट इज टेकन रैंडमली, बट यूनिट्स रैंडमली नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए क्या होता है, वेल डिफाइन होना चाहिए, है ना, यूनिट्स को। तो पहला तो ये हो गया, दीज आर द सर्टेन बेसिक्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट, एंड सेकंड, दीज आर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो चाहो तो आप पॉज करके नोट्स भी बता सकते हो। नाउ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? रेफरेंस प्लस स्टैंडर्ड्स, इट मीन्स with respect to which you are comparing anything and which is accepted by all. So these are basically few basics with which we compare any quantity to get the measurement and which is accepted by a group of people. So ये हो गया इसकी definition, units are certain basics और these are reference standards. Now units जो होंगी वो कितने टाइप के होंगे, उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, सो फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपली दोज क्वांटिटीज विच यू कैन मेजर, जिसको आप मेजर कर पाओगे। लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, मास, ये तो आपको पता है। व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो? फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट, लव, अफेक्शन, हैट्रेड, एंगर, किसी चीज़ का टेस्ट, स्वीटनेस, सॉल्टनेस, ये सारी चीज़ें आप मेज़र नहीं कर सकते हो। सो अभी तक तो नहीं कर सकते, जब मेज़र करेंगे तो हो सकता है फिजिक्स के सिलेबस में आ जाए। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर। नाउ ये दो टाइप की होगी, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देना। फर्स्ट होगा फंडामेंटल, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटीज, एंड सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डेफिनेशन में आप चाहो तो नोट कर सकते हो, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज एंड दे कैन नॉट बी expressed in terms of other quantities. So simple है, these are independent from each other and hence cannot be expressed in terms of other quantities. इसका definition ठीक reverse होगा, these are not independent and hence can be expressed in terms of other quantities. तो ये इनकी definition हो गई। Now एक simple सी चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा, mass, length, time, ठीक है। बहुत एक थोड़ी सी डेप्थ वाली चीज़ बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव में कई बार कंफ्यूज कराई जाती है। तो ये जो है ये तो फंडामेंटल है, दिख रहा है अपने को। डिराइव्ड में हो जाएगा एरिया, बिकॉज वो लेंथ और ब्रेड्थ से मिलके बना हुआ है। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट भी है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। सो दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। बट आप थोड़ा समझना, आगे आप जाके पढ़ोगे इंटरनेशनल सिस्टम में करंट को लिया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ बच्चों का डाउट आता है, व्हाई करंट इज फंडामेंटल? करंट तो चार्ज अपॉन टाइम है, तो करंट फंडामेंटल क्यों है? तो यहाँ मैं थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ। बेसिकली जब आप इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ोगे तो ये ज़्यादा आगे जाके क्लियर होगा। हिंट ये है दैट फंडामेंटल कभी एक क्वांटिटी देख के नहीं बताया जा सकता है, दैट इज ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज। सर्टेन क्वांटिटीज का जो ग्रुप है उसको आप फंडामेंटल डिसाइड करते हो, उसके रेस्पेक्ट में बाकी जिसको डिराइव करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे उसको डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर आपको मिलेगा इसी लेक्चर में, आप थोड़ा ध्यान से देखना, व्हाई द करंट इज फंडामेंटल नॉट चार्ज। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझना, जो इंडिपेंडेंट है वो फंडामेंटल होगा, जो डिपेंडेंट है वो डिराइव्ड होगा। इतना तो बहुत क्लियर होगा आपको। नाउ अगर क्वांटिटीज दो टाइप की हो गई, ठीक है, फिजिकल नॉन फिजिकल भी आपने देख लिया। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हो गई, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, तो उसकी यूनिट्स भी कितने टाइप की हो जाएगी? 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाएगी? केजी, मीटर, सेकंड, मास, लेंथ एंड टाइम का। सिमिलरली आगे भी जैसे करंट के लिए एम्पियर लिख देंगे, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखोगे, ये पूरा लिस्ट अभी आगे मैं लिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट इज डिराइव्ड, जो इससे मिलके बना है, जैसे एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, सो दीज आर ऑल डिराइव्ड। वो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल से जो निकल के आ रहा है उसको आप डिराइव्ड बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कि यूनिट्स में और क्या क्या हो सकता है या इसके आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है बेसिकली। तो अब यूनिट्स तो बन गई, आगे की स्टोरी समझो। आगे की स्टोरी ये है दैट अब फेथफुल मेजरमेंट तो होने लगा, बट कुछ लोगों ने क्या किया, वो जो हमने देखा अभी कटोरी से सही मेजरमेंट हो नहीं रहा था बोल से, तो लोगों ने अपना अपना यूनिट्स बना लिया, केजी बना लिया, अब सही मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सही मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों खुश हैं, ठीक है, इनके बीच में फेथफुल एक्सचेंज होगा, सही मेजरमेंट होगा, बट इनके ग्रुप ने अलग एक बना लिया, कुछ और कंट्री में कुछ लोगों ने अपना अलग यूनिट बना लिया, थर्ड कंट्री ने किसी ने अलग अलग बना लिया, तो प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। जो उन्होंने ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज को या ग्रुप ऑफ यूनिट्स को मिलके बनाया, उसी को आप बोलते हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस कहानी को आप देखते जाना, आगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स मेनली ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो ग्रुप बहुत सारी क्वांटिटीज का होता है, बट उसमें मेनली लेंथ, मास और टाइम जरूर होनी चाहिए। सो देखो बेसिकली यूनिट्स, सिस्टम्स, ये सब बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, पता सबको होता है, उसको डिराइव करना उनको कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, तो इसलिए अच्छे से लिखते जाना। सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स मेनली ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज नोन एज सिस्टम। सपोज इसके टाइप्स देखो, MKS, CGS, FPS, these are the few examples of system of units. MKS stands for meter, kilogram, second, you all know, centimeter, gram, second, foot, pound, second. अगेन ये आगे जाके और भी बहुत सारे केसेस में डिवाइड हो सकता है, बाइफर्केट हो सकता है, विच इज ESU, EMU, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेनी मोर, ऐसे और भी हो सकते हैं। ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो इसका थोड़ा यूज होगा, फिलहाल 11th में कोई यूज नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, सो MKS कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। CGS कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड अदर टाइप्स ऑल्सो, ठीक है, बट ये थोड़े से अपने कभी यूज हो सकते हैं 12th में जाके। अब बोलोगे ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाली क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसिडर करोगे, उसकी हेल्प से मैग्नेटिक वाला पूरा निकालोगे, इसको फंडामेंटल लिया तो ESU हो जाएगा, इसको फंडामेंटल लिया तो EMU हो जाएगा। सो दीज आर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आगे और क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इंडिया में कोई और यूनिट चल रही है, US में कोई और यूनिट चल रही है, UK में कोई और यूनिट चल रही है, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता जा रहा है, अब लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो आगे की स्टोरी में है कि सपोज करो कोई इंडियन बंदा है, यहाँ हमारी कुछ कुछ अलग अलग यूनिट्स चल रही थी, हम मीटर, सेकेंड्स ये सब यूज़ तो करते नहीं थे, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या यूनिट्स हो सकती थी, ठीक है, इंडिया में हो सकता था हैंड, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, ऐसे मेजर होते थे, लेंस, ठीक है, ठीक है। सपोज हैंड इज अ यूनिट, फिंगर्स इज अ यूनिट, 4 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। ऐसे यूनिट्स इंडिया में यूज हो रही थी। अब कोई इंडिया वाला है, उसको कोई UK वाली पसंद आ गई, जब लोग इधर उधर जाने लगे तब, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हुआ, यहाँ से वहाँ जाने लगे। अब यहाँ वाला बंदा वहाँ जाता है, किसी क्लोथ मार्केट में बोलता है कि मुझे 4 हाथ धोती दे दो, ठीक है, या कपड़ा दे दो, या कुछ भी दे दो यहाँ की यूनिट्स में। वहाँ किसी को समझ में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, US वाले UK जा रहे हैं, UK वाले फ्रांस जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने क्या बनाया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम जो एक्सेप्टेड होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसको बनाया किसने, तो वो भी NCERT में गिवन है, थोड़ा अपने को पता होना चाहिए। एक सोसाइटी बनाई गई, एक ऑब्जर्वेशन करने वाली, या तो जिसको आप बोलते हो रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, दैट इज CGPM। और ये जो एब्रीविएशन है दैट इज फॉर फ्रेंच, है ना, एक फ्रेंच में
फ्रेंच वर्ड्स का ये एब्रिविएशन है। क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पोएट एट मेजर्स। तो ये इसका फ्रेंच है ना मीनिंग है, ठीक है। और इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। तो ये एक सोसाइटी बनाई गई, एडवाइजरी बनाई गई, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। इसने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया, है ना, स्टैंडर्ड किया चीज़ों को। तो स्टैंडर्ड करके क्या किया? MKS सिस्टम जो था उसी को इसने बनाया इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सो उसको नाम दिया गया SI सिस्टम का। और सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका अगेन फ्रेंच नेम है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। वेरी सिंपल, इंटरनेशनल सिस्टम, इसलिए SI लिखते हो आप इसको। इसने MKS को बोला, MKS सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया एज एन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सिस्टम्स के बाद इंटरनेशनल सिस्टम पे। किसने बनाया? CGPM ने बनाया। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या है उसके लिए एक छोटा सा टेबल है। इसने डिसाइड किया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आप चाहो तो लिख सकते हो CGPM हैज डिसाइडेड 7 क्वांटिटीज एट फंडामेंटल एंड 2 क्वांटिटीज एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो वो क्वांटिटीज की यहाँ पे मैं लिस्ट लिख रहा हूँ। दीज आर क्वांटिटीज। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका यूनिट, नेक्स्ट होता है इसका सिंबल, और यहाँ होते हैं इसके डायमेंशंस। डायमेंशन क्या चीज़ है? वैसे तो वो अगला टॉपिक है, बट टेबल लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग मैं थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्वांटिटीज में फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, next is electric current, next is amount of substance, it is substance, and last is luminous intensity. नाउ यूनिट्स क्या होगी इसकी? मास क्या होगा? किलोग्राम। लेंथ के लिए आप लिखोगे मीटर, टाइम के लिए लिखोगे सेकेंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज केल्विन। रिमेंबर डिग्री सेल्सियस नहीं है ये, डिग्री सेल्सियस ज़्यादा पॉपुलर होता है, बट दैट इज नॉट MKS, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी जनरली जब आप MKS सिस्टम पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको केल्विन में रखनी है, सेल्सियस में नहीं रखना है। इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। अब इसके सिंबल्स कैसे होंगे? तो सिंबल्स के कुछ रूल हैं। किलोग्राम का K कैपिटल लिखोगे, G स्मॉल लिखोगे इफ देयर आर मोर देन 1 लेटर्स। मीटर में एक ही है तो आप उसके लिए स्मॉल m लिखोगे जहां 1 लेटर है। सेकेंड्स के लिए भी स्मॉल s लिखोगे, बट अगेन केल्विन में आप लिखोगे कैपिटल K, एंड एम्पियर में भी लिखोगे कैपिटल A। वाई सो? आप सोच के इजीली बता सकते हो, बिकॉज दे आर नेम यूनिट्स, है ना, ये साइंटिस्ट के नेम पे केल्विन एंड एम्पियर, इसलिए आप उसको कैपिटल लिखते हो। मोल को आप मोल ही लिखते हो, कैंडेला को CD लिख सकते हो, ऐसा सिंबल, ठीक है। नाउ डायमेंशंस होती क्या है ये तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैसे, बट यहाँ फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ कि मास के लिए डायमेंशन M लिखोगे, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, टेम्परेचर के लिए K और थीटा लिखोगे, एम्पियर के लिए A और I लिखोगे, एंड दीज टू आर डायमेंशनलेस। बेसिकली
इनका कोई डायमेंशन होगा नहीं, है ना, सॉरी इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिकॉज इट इज अ नंबर, बट आप उसको मोल भी लिख सकते हो, सो दैट इज ईदर मोल और डायमेंशनलेस। कैंडेला के लिए आप जे यूज करते हो, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, 11th-12th के सिलेबस में ये है ही नहीं, तो रेयरली कभी आएगा या यूज ही नहीं होगा इसका। तो ये हो गया इसका टेबल, क्या होती है क्वांटिटीज, यूनिट, सिंबल एंड डायमेंशन। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आप चाहो तो यहाँ पे ही लिख लेना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए फर्स्ट इज एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल। एंगल एंड सॉलिड एंगल मैं रब करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये थी फंडामेंटल, वो है सप्लीमेंट्री। फर्स्ट इज एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल। तो एंगल के लिए यूनिट होगी रेडियन, इसके लिए होगी स्टे रेडियन। रेडियन को आप रैड से भी शो करते हो, स्टे रेडियन को एसआर से भी शो करते हो, बोथ आर डायमेंशनलेस। सो उसकी डायमेंशन आप 1 में लिख सकते हो, बेसिकली आप चाहो तो डायमेंशन लेस में लिख सकते हो। सो ये हो गई सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब यहीं पे बिफोर वी मूव टू कन्वर्जन, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है, वो मैं लिखाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो आप चाहो तो नोट कर लो उस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट इज मास, लेंथ एंड टाइम। सेकंड इज मास, वेलोसिटी, टाइम। थर्ड इज लेंथ, वेलोसिटी, टाइम, and D is velocity, length and mass। ठीक है, तो आप इसको 1 मिनट पॉज करके सोचो। मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट, आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, है ना, मल्टीपल करेक्ट है। सो क्या हो सकता है इसका आंसर? सो कई लोगों के दिमाग में आता है वेलोसिटी तो उस लिस्ट में कहीं थी ही नहीं, तो ओनली ऑप्शन इज ए। बट इसके जो आंसर है दैट इज ए, बी एंड डी ऑल। ए बी, बी बी एंड डी बी, बस ये वाला नहीं है, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। अब बोलोगे कैसे, वेलोसिटी तो उस लिस्ट में थी नहीं, बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, कि फंडामेंटल सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं होती है, सेट से समझ में आता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्वांटिटी से समझ में आता है। थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था कि उस टेबल में तो कहीं वेलोसिटी नहीं है, बट इस क्वेश्चन में कहीं ये भी मेंशन नहीं है दैट अकॉर्डिंग टू CGPM और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो आपको क्या देखना है, फंडामेंटल मतलब 2 क्वांटिटीज से एक क्वांटिटी आप डिराइव नहीं कर पाओगे। तो आप थोड़ा सोच के देखो, ये वेलोसिटी अपने को लग रहा है ठीक है, अच्छी बात है, ये अपने को फील हो रहा है कि कैसा है, डिराइव्ड है। तो वेलोसिटी को क्या आप मास और टाइम से बना लोगे क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करके? नहीं कर सकते जब तक लेंथ का कोई टर्म नहीं है। सो इसका मतलब दिस इज फंडामेंटल, बिकॉज वेलोसिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मास एंड टाइम। मास और टाइम से वेलोसिटी नहीं मिल सकती है, सो दैट इज नॉट डिराइव्ड। फंडामेंटल है, वो दिखे फंडामेंटल के जैसा या ना दिखे, ठीक है। लेंथ और टाइम से वेलोसिटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है डिवाइड करके, सो दिस इज नॉट फंडामेंटल। वेलोसिटी, लेंथ, मास, लेंथ और मास से वेलोसिटी बन सकता है क्या कभी भी? बिल्कुल नहीं बन सकता है, सो दिस इज अगेन फंडामेंटल। तो आपको फिर से देखो क्या सोचना है, कैन वी ऑब्टेन एनी वन क्वांटिटी बाय अरेंजिंग, बाय टेकिंग पावर्स, बाय मल्टीप्लाइंग, डिवाइड अदर क्वांटिटीज। बाकी सारी क्वांटिटीज को अरेंज करके क्या एक क्वांटिटी मिल सकती है? अगर ऐसा मिल सकेगी, है ना, ऐसी क्वांटिटी अगर हो पाएगी तो वो क्या होगा, डिराइव्ड हो जाएगा। नहीं मिल पाएगी तो वो फंडामेंटल होगा।
तो इसका आंसर है ए बी डी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको इमीडिएटली क्लिक करेगा दैट ये पूरा क्वेश्चन सेम होता और आगे लिखा होता अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, तो आंसर क्या होता? तो आपका आंसर होता ओनली ए, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो कैसी है? डिराइव्ड यूनिट है, वेलोसिटी इज डिराइव्ड यूनिट। सो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना, ऐसा रटना नहीं है दैट 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल, रेस्ट ऑफ ऑल आर डिराइव्ड। ये डिपेंड करता है कि जो ग्रुप दिया हुआ है वो फंडामेंटल होगा या नहीं होगा। सो अगर आप देखोगे तो यूनिट्स में भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। दो टाइप के और जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज a quantity is measured, a quantity is measured in different units and magnitude, its magnitude is given as n into u, then the options are n proportional to u, proportional to u square, inversely proportional to u, inversely proportional to u square। कुछ ऑप्शंस में रूट u भी गिवन होता है। आपको 1 मिनट सोचना है इसका आंसर क्या होगा। नहीं भी सोच पाए तो भी पॉज करके आप सोच के वापस आओ, आपको क्या लगता है इसका आंसर, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, नोट करके फिर से चाहो तो आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी इज अ नंबर टाइम्स यूनिट, अ नंबर टाइम्स यूनिट। जैसे 5 मीटर लिखा हुआ है, सो इट इज 5 टाइम्स 1 मीटर। 10 kg लिखा हुआ है, 10 टाइम्स 1 kg, सो इट इज ऑलवेज अ नंबर टाइम्स एनी यूनिट्स। नाउ इसमें रिलेशन क्या है, एन और यू का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि अगर आपने लिखा 5 मीटर, किसी ने बोला नहीं मैं इसको लिखूंगा 500 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 5000 मिलीमीटर, तो अगर आप बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हो, सो आप यूनिट चाहो जितनी भी चेंज कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, बट उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। एक लेंथ अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी। हम दूसरे स्केल से मेजर करेंगे तो वो 6 मीटर तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब n इंटू यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो इफ n इंटू यू इज अ कॉन्स्टेंट, देन n इज कॉन्स्टेंट अपॉन u, सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये क्यों बता रहा हूं मैं? कुछ लोगों का दिमाग कहता है कि अगर ये स्मॉल होता जा रहा है यूनिट और नंबर लार्ज होती जा रही है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देना चाहिए। वो तो इसमें भी होगा, यूनिट्स को इंक्रीज करोगे तो नंबर डिक्रीज होगी, इसको डिक्रीज करोगे ये इंक्रीज होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? दैट उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। द प्रोडक्ट मस्ट बी कांस्टेंट फॉर n टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसको चेंज कितना भी करोगे प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। आप एक चीज़ और याद रखना, दैट nu रिमेन कांस्टेंट, ये आगे डायमेंशन में भी काम आने वाला है। नेक्स्ट, इसमें यूनिट में जो लास्ट पॉइंट है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट और प्रीफिक्स यूज्ड विथ यूनिट्स। तो बहुत बेसिक से मैं इसको बता रहा हूँ, जिनको थोड़ा भी डाउट है कन्वर्जन में वो यहाँ देख लेना, बिकॉज ये पूरे 11th-12th में यूज होने वाला है। प्रीफिक्स आप देखते हो, मीटर के आगे क्या क्या लगा हुआ आपने देखा है? सेंटी लगा देखा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो ये जो सेंटी, मिली, किलो है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और स्क्वायर में रहेगा, क्यूब में रहेगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आराम से आप देखना। तो इसको याद करने के लिए पहले तो आप सिंपल सा कुछ ऐसा याद कर लेना, KHDMDCM। ठीक है, छोटी क्लासेस में यहीं तक यूज होता था। सो M फॉर मीटर, दिस इज डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। देन इसके नीचे आएगा माइक्रो,
नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटोमीटर, ATTO दिस। नाउ यहां आप लिखोगे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, EXA, एक्सा। थोड़ा बहुत क्लोज लिखना पड़ रहा है मेरे को बिकॉज बहुत सारी यूनिट्स हैं यहाँ पे। इसमें से पहले तो समझो इंपॉर्टेंट कौन सी है। मेगा गीगा कभी यूज़ होता है, किलो यूज़ होता है, डेका मीटर जनरली यूज़ होंगे फिजिक्स में, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। फेम्टो 12th के लास्ट में जाके कई बार यूज़ होगा न्यूक्लियस में। सो ऑब्वियसली इतने सारे यूज़ जब होने ही वाले हैं, सो बेटर टू रिमेंबर ऑल। सबको लर्न करना बहुत आसान है, वैसे एक साथ भी आप लर्न कर सकते हो। इधर क्या हो गया, ऐसा KH, DM, DCM से आप लर्न कर सकते हो। उधर तो आप चाहो तो उसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, या अपने आप आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। नाउ यहाँ जो एक यूनिट है, सपोज करो, मैं लेंथ के लिए बता रहा हूँ, ये ग्राम में भी यूज हो जाएगा, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम एंड सो ऑन। मीटर के लिए 10⁻0 है इसका मीनिंग, इस प्रीफिक्स का मतलब, ठीक है। डेका का मतलब है 1, 2, 3, इधर भी -1, -2, -3, तो 3 तक 1 का चेंज आता है, 1, 2, 3, -1, -2, -3। उसके बाद इसमें 3 का चेंज आता है, 6, 9, 12, 15, 18। सो एक्सा 18 शुरू के वर्ड से कई बार रिलेट भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इधर आएगा नैनो 10⁹, पिको 12, फेम्टो 15, तो कई बार उसके लेटर्स मैच करके भी आप लर्न कर सकते हो। इधर 3 की पावर्स कम करते जाओ, -6, -9, -12, -15, -18। सो इन प्रीफिक्स का ये मीनिंग है। अब इसको कन्वर्जन के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ बताते जाता हूँ, आप उसको देखते जाना। बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो ये आप सबको पता है, 5 लिख दो, किलो के लिए 10⁻³ लिख दो, दैट्स ऑल। वैसे ही 1-2 क्वेश्चन और है, 6 मिलीमीटर, हाउ मेनी मीटर। तो ये भी आप बता दो कि 6 × 10⁻³ मिली का मतलब -3 लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जब इंटरचेंज होगा किलो से माइक्रो, माइक्रो से मेगा, ऐसा तो क्या होगा, सो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर, दिस इज सिंबल फॉर माइक्रोमीटर, म्यू। ये अपने को बताना है। तो बहुत सिंपल तरीके भी है इसके। किलो का मतलब 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड -6? द डिफरेंस इज 9। कितने का डिफरेंस है? 9। तो आप यहाँ लिख दोगे 10⁻9 माइक्रोमीटर। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा 9 कब लेना है, -9 कब लेना है। लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करोगे तो नंबर क्या आएगी, प्लस में आएगी पावर। स्मॉल को लार्ज में कन्वर्ट करोगे तो माइनस में आएगी। नाउ दूसरा तरीका है, जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए एक दूसरा भी तरीका है, 1 किलोमीटर एंड माइक्रोमीटर। क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है बच्चों को आगे जाके, कई लोगों को। यहाँ देखना बहुत क्लियर हो जाएगा। किलो का मतलब सीधा लिख दो 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। इसको करो कैंसिल, फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 10⁻9 किलो अपॉन माइक्रो। सो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻9 माइक्रोमीटर। तो आप ऐसा डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों को मीटर में ही कन्वर्ट कर दो। प्रीफिक्स का बस वैल्यू पुट कर दो, प्रीफिक्स का जो मीनिंग है वो पुट कर दो। बेसिकली किलोमीटर का मीनिंग है, किलो का मतलब ही है 10⁻3, माइक्रो का मतलब ही है 10⁻⁻6। तो कितने बेसिक तरीके से आप देखो इसको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक आध और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, डायरेक्टली वाला ट्राई करना है ना, 10⁻⁴ वाला। आप चाहो तो डिवाइड करके भी कर सकते हो। 1 मेगामीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। सो कैपिटल M इज मेगा, स्मॉल m इज मिली। 6 मेगामीटर इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज 1 गीगामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। बस इतना कर लो आप, 3 क्वेश्चन 1-2 मिनट के अंदर। फिर आगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सो मेगा मिली, मेगा का मतलब 6, मिली का मतलब -3, दैट इज 10⁻9। यहां आप लिखोगे 6, दिस इज 6 एंड -6
डिफरेंस कितने का है? 12 का है। जिनको प्रॉब्लम होगी डिवाइड वाले मेथड से कर लेना। गीगा is 10 raised to power 9 and centi is 10 raised to power minus 2. So 9 and minus 2 10 raised to power 11. So this is 10 raised to power 11. So ये हो गया प्रीफिक्स को हटाना, एम के एस में कन्वर्ट करना, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना या केजी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करना आपने देखा, किलो को हटा के आपने ये रख दिया, किलोग्राम भी रहेगा तो 1000 ग्राम कर दोगे। देन आपने देखा इंटरचेंज कैसे करेंगे, ठीक है। मेगा गिवन है, गीगा में कैसे कन्वर्ट होगा, मेगा मिली में कैसे कन्वर्ट होगा, ऐसा। अब देखते हैं अगर जब स्क्वायर आएगा तो क्या करेंगे, या जब क्यूब आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से देखो ग्राम, वो क्योंकि आगे पूरी फिजिक्स में यूज होता रहता है, बार बार यूज होता रहता है ना, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। 8th इज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर स्क्वायर। 9th is reverse of it, centimeter square equal to how many meter square, millimeter square equal to how many meter square. So मीटर स्क्वायर वाला तो कई लोग बहुत सही बता देते हैं, मिलीमीटर वाले में रॉन्ग कर देते हैं। तो आप थोड़ा समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मिलीमीटर, 1 मीटर का होल स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज 1 मीटर का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एंड बोथ आर बेसिकली 100 सेंटीमीटर। सो ये होगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो 2 2s आर 4, 10 raised to power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू आएगी 10 raised to power 4। सिमिलरली आप मिलीमीटर के लिए निकाल के देखो कितना आ रहा है, पॉज करके जरूर बताना, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन लोगों से मिस्टेक होता है, इसलिए पॉज करके जरूर आप सोचो, मैं बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों का आंसर आ जाता है यहाँ 9, बट आएगा 6। क्यों आएगा देखना। 1 मीटर स्क्वायर आपका आया, क्या आया वो चेक करो। यहाँ आपने लिखा इसमें 1000 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली 1000 मिलीमीटर रेज टू पावर 2। सो 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2 है। दिस इज 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2। दिस इज नॉट 10 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। सो 9 बिल्कुल नहीं करना, दिस इज 10 रेज टू पावर 6, 3 + 3 6। सो दिस इज 10 रेज टू पावर 6। बहुत ही सिंपल चीज़ है बट कई लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए उसको बताया ना। उल्टा निकालोगे सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा -4। मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर 10 रेज टू पावर -6, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। यहीं पे मैं आपको बताता हूं कि जब आप क्या करोगे, क्यूब के लिए करोगे तो कैसे होगा। तो अभी इसकी फिलहाल कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस टेबल की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वाज 9 and 10। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक बार आप कर लो तो 11th-12th में कभी दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये नंबर्स तो इधर क्वेश्चन वाली हैं, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 7 9 लिखा हुआ है, आप बताइए इसको सॉल्व करके थोड़ा पॉज करके वापस आना। सो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 10 रेज टू पावर 6, 100 सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया 10 रेज टू पावर 6। 8 बिल्कुल नहीं कर देना, 10 रेज टू पावर 9 हियर -6 एंड -9, ठीक है। जैसे ये कर दिया आपने, मिलीमीटर में करते तो यहाँ 10 रेज टू पावर 3 होल क्यूब ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा कन्वर्जन, लेंथ का, एरिया का, स्क्वायर होगा तो, क्यूब होगा तो कैसा। सो इतना पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है किस टॉपिक के लिए, यूनिट्स के लिए एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड एक कुछ पॉइंट्स गिवन है एनसीईआरटी में। व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, पार्सेक कैसे डिफाइंड होगा, व्हाट इज ओलिक एसिड मेथड, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ये सब चीज़ें कैसे मेजर होगी, ये 3 पॉइंट्स है। तो इसको मैं फिलहाल अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी टाइप के टॉपिक्स आगे आप जब देखते जाओगे तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो जाता है यूनिट्स टॉपिक में। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डायमेंशन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। उसके बाद वो सारे मेथड्स चैप्टर के एंड में
या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते समय आपको मैं करा दूंगा कौन कौन से, पैरेलैक्स मेथड, पार्सेक को डिफाइन करना एंड ओलिक एसिड मेथड। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।